गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स की आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के अंतर्गत आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने कल आपको बताया भी था कि आज हम शुरू करेंगे, और डाइजेस्टिव सिस्टम एनाटॉमी के अंतर्गत आता है, जिसको हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया है। माउथ से शुरू होता है। मैंने इसमें पूरी तरीके से आपको ओरल कैविटी, टीथ, टंग से लेकर के पूरा फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके साथ साथ कुछ एक्सेसरी जो ऑर्गन थे जैसे लीवर था, पैनक्रियास था और सैलिवरी ग्लैंड थी। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में हमने चर्चा करी। सैलिवरी ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं? लीजा दास, कौन बताएगा? सैलिवरी ग्लैंड सब सर सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की ग्लैंड होती हैं जो हमने आपको यहाँ पर बताई थी। अब इन्हीं से जुड़ी हुई बीमारियां आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उस चीज के लिए आप लोग रेडी रहिए। मैंने ये सारे सिस्टम आपको पढ़ा रखे थे, ऑर्गन मैंने बता रखे थे, सैलिवरी ग्लैंड, माउथ, इसोफेगस, ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता रखी थी। ठीक है, अब इनमें क्या क्या डिजीज होती हैं वो मैं आपको यहाँ पर आज क्लियर करूंगा, अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा। ये सारे ऑर्गन आप पढ़ चुके हैं, दोबारा आप रिवाइज कर लीजिएगा इन चीजों को कि ड्यूडेनम कहाँ होता है, जेजुनम कहाँ होता है, स्टमक की लोकेशन क्या है, या पैनक्रियास क्या काम करता है, किस तरीके से चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस तरीके से आप डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन को सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ पर जो ऑर्गन के डिजीज होंगे उनको भी इसी तरीके से हमको यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम बात करें जो बहुत ही ज्यादा कॉमन डिसऑर्डर है, आपके सिलेबस में इसको स्पेसिफाई कर दिया गया है, हाईलाइट कर दिया गया है, इसका नाम है गैस्ट्राइटिस। अब यहाँ से बीमारी शुरू होती है। ठीक है, मैंने आपको स्टमक की संरचना बताई थी, इसकी 4 लेयर मैंने आपको बताई थी। कौन कौन सी लेयर यहाँ पर आप देख रहे हैं? ठीक है, सेरोसा, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। एक होती है मस्कुलरिस लेयर, आउटर लेयर। ठीक है, तो 4 लेयर होती हैं। सबसे आउटर होती है मस्कुलरिस, फिर होती है सेरोसा, फिर होती है सबम्यूकोसा, और सबसे आंतरिक लेयर होती है म्यूकोसा लेयर। ठीक है, तो अब जब आप यहाँ पर स्टमक को देख रहे हैं, जो आपके दाहिनी तरफ दिखाया जा रहा है, इसमें कई सारी चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी, लेकिन एक चीज कॉमन है, इनकी लेयर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई। तो आइटिस देखिए यहाँ पर भी लगा हुआ है, तो आइटिस का मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन, यानी इन्फ्लामेशन इन द लेयर ऑफ स्टमक इज कॉल्ड गैस्ट्राइटिस। ठीक है, लिखा हुआ है गैस्ट्राइटिक इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लाइनिंग ऑफ द स्टमक। और प्रोटेक्टिव लाइनिंग कौन सी होती है? म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। ठीक है, तो इन्हीं दो में इन्फ्लामेशन होता है, क्योंकि सेरोसा और मस्कुलरिस तो ज्यादा आउटर होती हैं। तो सबसे जो आंतरिक लेयर होती है म्यूकोसा और सब म्यूकोसा, यहाँ तक इन्फ्लामेशन पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को गैस्ट्राइटिस कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। गैस्ट्राइटिस का मतलब सिंपल भाषा में इन्फ्लामेशन इन द लेयर्स ऑफ स्टमक। और कौन सी लेयर? इंटरनल लेयर, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा तक, यहीं तक होता है इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गैस्ट्राइटिस। अब टाइप की हम बात करते हैं कि गैस्ट्राइटिस कितने प्रकार से हो सकता है। तो एक्यूट, क्रॉनिक, ये तो रहेगा ही रहेगा, है ना। जब सडन हो और सीवियर इन्फ्लामेशन हो, मतलब तुरंत हो, कम समय के लिए हो, लेकिन बहुत ज्यादा लक्षण महसूस हो, बहुत ज्यादा सूजन, जलन, पेन, ये सारी चीजें हों। ठीक है, तो वो आता है एक्यूट गैस्ट्राइटिस, जिसमें तुरंत लक्षण आते हैं और बहुत गंभीर समस्या हो जाती है। क्रॉनिक में क्या होता है? गंभीर तो रहता है लेकिन लंबे समय तक रहता है। ठीक है, बहुत लंबे समय तक इन्फ्लेमेशन रहता है। कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता है, कई बार इतना भी चीजें रहती हैं लेकिन इतना ट्रिगर नहीं करता, तो इन्फ्लेमेशन होने पर भी व्यक्ति जान नहीं पाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसके अंदर वो बीमारी है नहीं। ठीक है, क्रॉनिक अवस्था में है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और यहाँ पर टाइप लिखा हुआ है जिसको बोलते हैं इरोसिव गैस्ट्राइटिस। इरोसिव का मतलब ये होता है, इरोज मतलब क्षरण होना, इरोजन। ठीक है, किसी चीज का क्षरण होना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इरोजन। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ये समस्या होती है, यानी गैस्ट्राइटिस का यह एक ऐसा प्रकार होता है जिसमें अधिक इन्फ्लेमेशन नहीं होता, होता है आइटिस से होता है लेकिन अधिक नहीं होता। उसकी अपेक्षा जो अंदर की लेयर होती है म्यूकोसा, वो कटने लगती है, वो फटने लगती है, और उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है और वहां पर घाव हो जाते हैं, जिसको अल्सर कहा जाता है।
तो जो आगे आप अल्सर पढ़ेंगे ना, उसका एक सबसे बड़ा ट्रिगरिंग कारण ये हो सकता है इरोसिव गैस्ट्राइटिस। ठीक है, यानी जब म्यूकोसा की जो लेयर है उसमें अगर क्षरण होने लगे, उसमें घाव हो जाए, तो उस अवस्था को इरोसिव गैस्ट्राइटिस कहा जाता है और ये अल्सर को का कारण बन सकता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण इसका जो बैक्टीरिया एक होता है जिसकी वजह से ये समस्या होती है अल्सर की भी और गैस्ट्राइटिस की भी, उसका नाम है एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। इस बैक्टीरिया का नाम आप याद रखिएगा। ये बिना ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट में डेवलप हो जाता है, जहां पर ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगा वहां पर डेवलप हो जाएगा, लेकिन जैसे ही ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन के संपर्क में आता है ये कम होने लगता है, ये डेड होने लगता है, ये मृत होने लगता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए, गैस्ट्राइटिस जो होता है और जो अल्सर होता है वो इसी एच पाइलोरी की वजह से होता है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ और भी कॉजेज हैं जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉज में, कि गैस्ट्राइटिस एक बैक्टीरिया की वजह से तो होता ही होता है, इसके साथ साथ अगर कुछ जूसेस में डैमेज हो गया, फॉर एग्जांपल किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आपके स्टमक के भीतर HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबसे खतरनाक तेजाब होता है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पेट से निकाल करके आपकी हथेली पर रख दिया जाए तो विद इन अ सेकंड आपकी पूरी हथेली को चीर करके नीचे गिर जाएगा वो बूंद। कितना खतरनाक तेजाब होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, लेकिन अंदर पेट के अंदर क्यों नहीं नुकसान करता है जब आप स्वस्थ होते हो? क्योंकि म्यूकोसा की जो लेयर होती है वो इतनी मोटी, इतनी थिक होती है कि आपको बचा करके रखती है। लेकिन अगर किसी का गैस्ट्राइटिस लंबे समय तक रहा, इन्फ्लामेशन हो गया और उसकी वजह से इरोजन होने लगा, क्षरण होने लगा, कौन सी लेयर में? म्यूकोसा की लेयर में। तो जब म्यूकोसा की लेयर में क्षरण होगा तो HCl तो निकल ही रहा है तेजाब, तो वो धीरे 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 उसको और गहरा घाव वहां पर कर देगा और वही अल्सर का रूप ले लेता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, यहाँ पर अल्सर की बीमारी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है कई बार गैस्ट्राइटिस। ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अगला यहाँ पर साइन सिम्टम्स में क्या होंगे? आप सभी जानते हैं कि बर्निंग, एक यानी जलन के साथ दर्द होना, पेन होना, ठीक है, और इसके साथ साथ नाउजिया, वोमिटिंग, फीलिंग ऑफ फुलनेस इन योर अपर एब्डोमेन आफ्टर ईटिंग, है ना, मतलब ऊपरी हिस्से में, ऊपरी हिस्सा कौन सा होता है? फंडस, बॉडी और पाइलोरस। ऊपरी हिस्सा होता है फंडस, बीच का हिस्सा होता है बॉडी, नीचे का हिस्सा होता है पाइलोरस। ठीक है, तो जब आप स्वस्थ होते हो तो अमूमन फंडस वाला हिस्सा खाली रहता है, वायु के संचलन अर्थ के लिए वो खाली रहता है। 25% आपने सुना होगा घरण संहिता में, 50% आहार से, 25% जल से और 25% वायु के लिए। लेकिन कई बार जब ये बीमारी अल्सर या गैस्ट्राइटिस जब हो जाती है तो फंडस के रीजन में भरा भरा, मतलब ऐसा लगता है कि फंडस के रीजन तक कुछ ना कुछ यहाँ पर स्टोर्ड है। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर फीलिंग ऑफ फुलनेस व्यक्ति को महसूस होती है। ठीक है, जैसा ऐसा लगता है पेट भरा हुआ है उसका, इस तरीके की चीजें होती हैं, ऐसे लक्षण व्यक्ति को महसूस होते हैं। इसीलिए ऐसे पेशेंट को जल्दी भूख नहीं लगती है, क्योंकि जो खाना वो खा लेता है वही जल्दी नहीं पचता है, जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ऐसे व्यक्ति की डाइट कम हो जाती है, शरीर में कमजोरी आ जाती है, जल्दी थकान होने लगती है, वेट कम हो जाता है, हेयर लॉस होने लगता है, यानी बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं जो इन बीमारियों के साथ आते हैं, चाहे वो गैस्ट्राइटिस हो या फिर अल्सर हो। आपके सिलेबस में अल्सर भी है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन साथ साथ यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है वो अल्सर का एक कारण है और उसकी वजह से गैस्ट्राइटिस भी होता है। और यहाँ पर जो आप एरोजिव गैस्ट्राइटिस देख रहे हैं उसकी वजह से भी अल्सर हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्या क्या रिस्क फैक्टर है अगर आप कोई पेन किलर्स ले रहे हैं? नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, नेट्स का मतलब है नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, यानी स्टेरॉइड तो नहीं है लेकिन एंटी इंफ्लेमेटरी है, तो उन ड्रग्स से भी बचना है। बढ़ती उम्र के साथ ये समस्या बढ़ती है। एक्सेसिव कोई अल्कोहल ले रहा है तो उससे बचना है, वरना ये समस्या और बढ़ जाएगी। स्ट्रेस, एंजाइटी, यानी मानसिक रूप से आपको स्थिर रहना है। अगर कैंसर का ट्रीटमेंट किसी का चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए किसी स्टमक या कहीं इस ऑर्गन में कैंसर हो गया, तो जो कीमोथेरेपी होती है, जो रेडिएशन थेरेपी होती है, रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन से कैंसर के सेल को मारा जाता है, तो वो भी रिस्क फैक्टर का काम कर सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ कई बार ऑटो इम्यूनिटी आ जाती है। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब होता है हमारी बॉडी की सेल्स को पराया समझती है और उनको अटैक करने लगती है। मतलब हमारा अपना इम्यून सिस्टम ही बीमारी उत्पन्न करने लगता है, इतना आप समझिए। इसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बोला जाता है। ठीक है, जब आपके अपने ही सेल्स कुछ ऐसे फॉर्म ले लें, कुछ ऐसा स्वरूप ले लें कि कुछ बिल्कुल नया बना जाए, जैसा लगे कि ये बाहर से आए हुए हैं,
ठीक है। तो जब बाहर से कोई चीज आती है तो आपको पता है आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, एंटीबॉडी क्रिएट करती है। हालांकि वो बॉडी बाहर से, वो सेल्स बाहर से नहीं आए हैं, लेकिन आपकी बॉडी में आपके एंटीबॉडीज को ऐसा लगेगा कि ये सेल्स बाहर से आए हैं, तो उनको बाइंड करके डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो इसको ऑटो इम्यून कंडीशन कहा जाता है। तो ये सब जब ऑटो इम्यूनिटी भी होती है तो उसकी वजह से भी ये समस्या और आगे बढ़ती है। तो इतने रिस्क फैक्टर हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, मैं दोबारा बता रहा हूँ। गैस्ट्राइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन इन द इनर लेयर ऑफ स्टमक। ठीक है, क्यों होता है? एच पाइलोरी की वजह से होता है, या फिर अगर आपने एक्सेसिव अल्कोहल वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, लाइफस्टाइल आपकी अच्छी नहीं है, तो उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, कितने प्रकार? 3 प्रकार, एक्यूट, क्रॉनिक और इरोजिव। इरोजिव गैस्ट्राइटिस जो होता है वो घाव उत्पन्न कर देता है, जो कि अल्सर का भी कारण बनता है। ठीक है, तो ये पहली बीमारी है, इसके बारे में आपको इतना ही याद रखना है, लेकिन ये पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है। अगली पॉइंट आता, अगली बीमारी आती है इनडाइजेशन। इसको डिस्पेप्सिया कहते हैं या अपसेट स्टमक कहते हैं। तो इसके और नाम है इनडाइजेशन को। हिंदी में अपच कहते हैं, आयुर्वेद में अग्निमांद कहते हैं, और मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसे डिस्पेप्सिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये होता है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन का मतलब ये होता है जो भी आप भोजन कर रहे हो वो सही समय पर नहीं पचता है, और जब सही समय पर नहीं पचता है तो उसकी वजह से कई बार लूज मोशन हो जाते हैं। ठीक है, पेट में दर्द होता है, पेट में मरोड़ गैस बनती है, उसको गैस फॉर्मेशन कहते हैं, आगे हम लोग उसको भी देखेंगे। तो ये इनडाइजेशन के लक्षण है। इनडाइजेशन तो आप सबको कहीं ना कहीं हुआ होगा, तो आप समझ सकते हो कि जो जो चीजें आपने महसूस करी होंगी वही सब इसके लक्षण है। पेट में दर्द होना, सर दर्द होना, ठीक है, जल्दी भूख न लगना, ठीक है, लूज मोशन होना। ठीक है, तो ये सारी जो कंडीशंस होती हैं इंडाइजेशन की कंडीशंस होती हैं। देखिए यहाँ पर लक्षण दिए हुए हैं कि जलन महसूस होता है, पेट में दर्द होता है, भूख न लगना, अपच, एब्डोमिनल ब्लोटिंग मतलब गड़गड़ की आवाज पेट में जो आती है उसको ब्लोटिंग बोलते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, कई बार क्या होता है उल्टी जैसा आने लगता है ना, जिसका नहीं होता है, उसको कई बार उल्टी आने लगती है। तो ये कंडीशन भी यहाँ पर होती है, जिसको हम कहते हैं सिम्टम्स ऑफ इनडाइजेशन, यानी अपच के ये लक्षण है। इतने सारी चीजें साथ साथ में होंगी। ठीक है, जब भोजन प्रॉपर नहीं पचता है तो जलन भी होती है, दर्द भी होता है, और एब्डोमिनल ब्लोटिंग भी होती है, और कई बार वोमिटिंग भी होती है, उल्टी जैसा भी व्यक्ति को महसूस होता है। ठीक है, यहाँ पर और क्या क्या चीजें महसूस होगी, देखिए मैं वो चीजें तो आपको, इतनी चीजें मैंने बताई हैं, कुछ और चीजें आप नोट कर लीजिए। एपिगैस्ट्रिक पेन, यानी जो आपका एपिगैस्ट्रिक रीजन है, यानी एपिगैस्ट्रिक रीजन का मतलब ये होता है कि जो आपका अपर एब्डोमिनल रीजन है, अपर एब्डोमिनल रीजन यानी फंडस और बॉडी के आसपास, बट फंडस बॉडी कहाँ पर है? स्टमक के हिस्से है। ठीक है, तो उसके आसपास जब दर्द होने लगे व्यक्ति को तो उसको बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक पेन। बर्निंग सेंसेशन मतलब जलन महसूस होना। ठीक है, जलन भी होती है कई बार। अर्ली और लेट लास्टिंग सटाइटी मतलब क्या होता है? या तो बहुत जल्दी पेट भर जाता है, और या तो बहुत देर बाद खाना पचता है, तो बहुत देर बाद भूख लगती है। ये होता है। ऐसा व्यक्ति को, अपच वाले व्यक्ति को ना जल्दी भूख नहीं लगती है, और थोड़ा सा ही खाना दो उसको लगेगा इतना हमारे लिए पर्याप्त है। तो ये लक्षण होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या क्या हो सकता है? वही वही चीजें रिपीट हो रही हैं, इसमें और कुछ नई नहीं है। जैसे अर्ली फुलनेस मतलब थोड़ा सा ही खाने पर पेट भर जाएगा। अनकंफर्टेबल फुलनेस मतलब लंबे समय तक उसको भूख नहीं लगेगी, पेट में दर्द रहेगा, जलन रहेगा, ब्लॉटिंग रहेगी, और नोजिया रहेगा। ये सारे पॉइंट वही रिपीट हो रहे हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, तो ये लक्षण होते हैं। मैं लक्षण दोबारा बता रहा हूँ, इतने लक्षण आपको याद रखने हैं कि जब किसी को अपच होता है तो उसका भोजन नहीं पचता है। ठीक है, जल्दी भूख उसको नहीं लगती है, थोड़ा सा ही खाने पर उसको लगता है पेट हमारा भर चुका है, और एब्डोमेन में दर्द होता है, नोजिया होती है, और वोमिटिंग, कई बार उल्टी जैसे लक्षण भी अपच वाले पेशेंट को महसूस होते हैं। तो इतने इनडाइजेशन के लक्षण होते हैं जो आपको यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये होता है डिस्पेप्सिया, इसको याद रखिएगा। इसको अपच कहते हैं हिंदी में, आयुर्वेद में अग्निमांद कहते हैं कि जब अग्नि मंद पड़ जाती है तो उसकी वजह से अपच होता है, और इसको मॉडर्न मेडिकल साइंस में डिस्पेप्सिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये है आपका डिस्पेप्सिया। क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो अपच के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी गलत हैबिट है, मतलब बहुत देर रात में आप खाना खाते हो, रात में 10-11 बजे आपकी खाने की आदत है। ठीक है, तो उसकी वजह से हो सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बिगड़ा रहता है। ठीक है, और जो दर्द, डिस्कम्फर्ट रहता है आपको पेट वगैरह में, आंतों में किसी प्रकार का पेन रहता है, ज्यादा कई बार खा लेते हो, तो ऐसा भी हो जाता है ना कि आप कहीं किसी फंक्शन में गए और आपने बहुत ज्यादा खा लिया,
जब बहुत ज्यादा खा लेते हो तब भी अपच हो जाता है। ठीक है, कुछ ऐसी फैटी चीज या स्पाइसी जब आप खा लेते हो, या कोई आप जंक फूड, फास्ट फूड आप खा लेते हो तो अपच हो जाता है। अल्कोहल का इस्तेमाल, स्मोकिंग, एंजाइटी, या कई बार जब आप कोई दवाएं लेते हो, ड्रग्स वगैरह इस्तेमाल करते हो, तो उसकी वजह से भी अपच हो जाता है। तो कौन कौन से इसमें अपच के कारण हो सकते हैं? आपकी लाइफस्टाइल, जंक फूड, फास्ट फूड, अल्कोहल का इस्तेमाल, ज्यादा खा लेना, एक सीमा से बाहर खा लेना, तो वो भी अपच का कारण बनता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, जो लोग ज्यादा खा लेते हैं फिर व्याघ्र क्रिया के द्वारा वो बाहर निकालते हैं भोजन को, ताकि उनका जो डाइजेशन है वो ठीक रहे। तो ये लक्षण, ये इतने कारण हैं, यानी कॉजेज हैं इनडाइजेशन के। लक्षण मैंने बता दिए, अभी मैंने आपको कारण बताए हैं। ठीक है, अब अगर किसी को इतनी बीमारियां रहेंगी जो मैं अभी आपको बताऊंगा, तो उसकी वजह से इनडाइजेशन हो सकता है। यानी ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनके होने पर व्यक्ति को अपच हो सकता है, इनडाइजेशन हो सकता है। सबसे पहले गैस्ट्राइटिस, जो मैंने अभी आपको बताई, तो वो आपको ध्यान रखना है। बाकी के बारे में बस केवल नाम ध्यान रखिए। लेकिन गैस्ट्राइटिस और अल्सर, ये ऐसी भी बीमारियां होती हैं जिनके होने पर व्यक्ति को अपच हो जाता है। गैस्ट्रोपेरेसिस मतलब जब किसी का स्टमक बहुत धीरे खाली होता है, मतलब बहुत देर बाद खाना पचता है। हाइटल हर्निया मतलब आपका कुछ स्टमक का जो रीजन होता है वो हल्का बाहर निकल आता है, तो उसको हर्निया बोलते हैं। तो उसकी वजह से इंडाइजेशन हो सकता है। ईटिंग डिसऑर्डर, बहुत ज्यादा खाना, बहुत कम खाना, ठीक है, या फिर गलत समय पर खाना, वो सारे चीज सारे। और गॉल स्टोन्स यानी पित्त की पथरी, ठीक है, जो गॉल ब्लैडर के स्टोन होता है उसको पित्त की पथरी कहा जाता है। तो कई बार उन सब चीजों की वजह से भी अपच हो सकता है। यानी इतने डिजीज हैं, ये अपच का कारण बनती हैं। यानी ये भी इटियोलॉजी है अपच का, इंडाइजेशन का। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इंडाइजेशन में इतने पॉइंट बहुत मोर देन सफिशिएंट है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। ठीक है, माइक वगैरह बंद कर लीजिए, अगर प्रश्न पूछना है आपको तो बोलो। ठीक है, यौगिक मैनेजमेंट में आप देख सकते हैं कई सारी चीजें यहाँ पर लिखी। डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे इजी होता है। योगा में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डाइजेशन के लिए बताई गई हैं। ठीक है, प्राणायाम, आसन, ठीक है, मुद्रा, बंध, ध्यान, ठीक है, इवन षटकर्म, कई प्रकार के षटकर्म हैं जो आपको करने चाहिए। ठीक है, जैसे व्याघ्र क्रिया मैंने आपको बताया, जब आप ज्यादा खा लो, अपच का सबसे बेहतर है व्याघ्र क्रिया। अगर आपने ओवर ईटिंग कर ली है, या आपने खाना खा लिया और आपको लग रहा है ये पचेगा नहीं, तो आप उसको निकाल दो तुरंत। ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा, वरना अपच हो सकती है। तो व्याघ्र क्रिया सबसे बेस्ट है। वमन वगैरह, अगर आपको आदत है सुबह वमन करने की खाली पेट गुनगुने पानी से, तो सबसे बेस्ट है ना, वमन वगैरह आप इसमें और करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको इंडाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रखती हैं या स्वस्थ रखती हैं। अगला पॉइंट है पेप्टिक अल्सर। ठीक है, ये बिल्कुल गैस्ट्राइटिस का ही एक आगे का स्टेप है। मैंने आपको इरोजिव गैस्ट्राइटिस में बताया था ना कि अल्सर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रकार के अल्सर होते हैं। एक होता है पेप्टिक अल्सर में दो चीजें आती हैं, गैस्ट्रिक और डियोडिनल। ठीक है, पेप्टिक अल्सर में दो चीजें आती हैं, एक तो गैस्ट्रिक होता है, एक डियोडिनल होता है। गैस्ट्रिक का मतलब जब स्टमक में हो, अमाशय में हो, ठीक है, तो उसको गैस्ट्रिक बोलते हैं। डियोडिनम का मतलब है जब डियोडिनम वाले हिस्से में हो, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम में हो, ठीक है, तो उसको डियोडिनल अल्सर कहते हैं। ठीक है, और अल्सर का मतलब क्या है कि जब म्यूकोसा की लेयर क्षरित हो जाए, तो उसकी वजह से पेट में या डियोडिनम में घाव हो जाता है। ठीक है, अंदर आंतरिक घाव हो जाता है, उसको अल्सर कहा जाता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। ये देखिए, यहाँ पर अल्सर आपको दिखाई देगा, और सबसे महत्वपूर्ण जो इसका कारण है वो एच पाइलोरी। ये मैंने पहले भी आपको बताया था अभी पहली स्लाइड में, कि जो एच पाइलोरी है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि आपके अल्सर को कॉज करता है, यानी अल्सर का कारण बनता है। ठीक है, और जब अल्सर हो जाता है तो आप यहाँ पर देखिए इस तरीके से घाव हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर जो घाव दिखाया गया है ना, ये देखिए ब्लड निकलता है, और आपको पता है अंदर तेजाब भरा हुआ है, और इतना खतरनाक तेजाब है, और फिर यहाँ पर घाव हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति की क्या हालत होगी? सोचो क्या हालत होगी उसकी। अगर ऐसा दर्द महसूस करना हो तो कभी अपनी उंगली को कट करके उस पर मिर्चा लगा लीजिएगा, तो जितना आपको दर्द महसूस होगा उससे 10 गुना दर्द महसूस होता है अल्सर वाले पेशेंट को। अगर कोई घाव हो उस पर अगर आप मिर्चा लगा लो, लाल मिर्च पीस करके, तो उससे जितना
कष्ट आपको होगा उससे 10 गुना कष्ट होता है अल्सर वाले पेशेंट को। इतना आप महसूस करिए, ठीक है। और सबसे बड़ा आजकल कारण अल्सर का पता है क्या है? मिर्च मसाले वाली चीजें, चटपटी चीजें खाना सबसे बड़ा रिसर्च इस पे हो रखी है। अल्सर जो सबसे ज्यादा हो रहा है आजकल वो मसालेदार और अधिक मिर्चा डालना, ठीक है, और बहुत ज्यादा लाल मिर्च का इस्तेमाल करना, बहुत ज्यादा मसालों का इस्तेमाल करना, उससे अल्सर हो रहा है। अगर इससे बचना चाहते हो भविष्य में भी तो आपको अपनी किचन की लाइफस्टाइल सुधारनी पड़ेगी, ठीक है, धीरे धीरे कम करना पड़ेगा क्योंकि आगे चल के ये समस्या होती है। अल्सर होना, पाइल्स होना, अल्सर और पाइल्स ये केवल मिर्च मसालों से होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, केवल मिर्च मसालों से होते हैं। रिसर्च पढ़ के गूगल स्कॉलर पर देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इन दोनों को अगर कंट्रोल करना है तो कोई योगा प्राणायाम मत करो, ठीक है, केवल आप अपनी लाइफस्टाइल और डाइट सुधार लो, ठीक हो जाएगा, ठीक है। और अल्सर में तो सीधा कुछ कराया भी नहीं जाता है क्योंकि अल्सर वाला इतना गंभीर पेन होता है तो वो तो आसन प्राणायाम तो कर भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा जो काकी मुद्रा के द्वारा जब हम हवा का पान कराते हैं वो उसके लिए बेनिफिशियल होता है। आगे मैं डिस्कस करूंगा, अभी तो मैं आपको यहाँ पर एच पाइलोरी के बारे में बता दूं, ठीक है। तो आप ये देखिए इस तरीके से घाव हो जाता है, सोचिए कितना बड़ा बड़ा घाव हो जाता है और यहाँ पर ये फिर बहुत खतरनाक दर्द देता है, ठीक है। तो दर्द होगा, अब ऐसे व्यक्ति को क्या ही हो सकता है, सोचिए पेन तो होगा ही होगा, जलन महसूस होगी, ठीक है, भोजन नहीं खा पाएगा वो, तो उसकी वजह से क्या भूख नहीं लगेगी, जब भूख नहीं लगेगी तो वेट लॉस हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा तो थकान आएगी, शरीर में कमजोरी हो जाएगी, ठीक है, और जलन महसूस होगी, वोमिटिंग, कुछ भी अगर आप खिला दोगे तो ऐसा पेशेंट क्या करेगा, बाहर निकालने का प्रयास करेगा। क्यों बाहर निकालने का प्रयास करेगा? क्योंकि उसको पता है अगर ये पेट में चला गया तो इस घाव पे जाके लगेगा और घाव पे लगेगा तो दर्द होगा। आपको कभी अगर मुंह में छाले हुए हो, मुंह में अगर छाले हो गए हो तो आप उससे बचा करके खाना खाते हो कि छाले में वो खाना नहीं लगना चाहिए वरना दर्द होगा। तो सोचो वो छाला अंदर पड़ा हुआ है, उसके इतना गंभीर घाव है तो वहां पर तो आप साइड कर भी नहीं सकते हो। तो ऐसा पेशेंट अवॉइड करता है कि हमें भोजन कम से कम दिया जाए और अगर दिया भी जाए तो बिल्कुल सादा हो, बिल्कुल सादा हो, उबाला हुआ हो, ठीक है, वही डॉक्टर इसमें सजेस्ट करते हैं। स्मोकिंग, एल्कोहल और स्ट्रेस, स्पाइसी, ये सब बिल्कुल नहीं लेना होता है। अगर ये सारी चीजें आप ले रहे हो, अल्कोहल आप ले रहे हो तो तेजाब को ऑलरेडी पहले लग रहा है उस घाव में और आप और शराब पी रहे हो तो शराब जा करके और उस घाव को पोषित करती है, पुष्ट करती है, ठीक है। तो ये इसके लिए रिस्क फैक्टर होते हैं जो यहाँ पर आपको अवॉइड करने चाहिए, ठीक है। क्या क्या डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं? तो एक होता है एंडोस्कोपी, ठीक है। एंडोस्कोपी क्या होता है ना, एक कैमरा इंसर्ट करते हैं, ठीक है, बेरियम सॉल्यूशन पिलाते हैं, बेरियम सॉल्यूशन पिलाने के बाद कैमरा इंसर्ट करते हैं मुंह से, ठीक है, माउथ के द्वारा हल्का छोटा सा कैमरा होता है, अंदर की इमेज ली जाती है कि किस लोकेशन पर घाव है। दूसरा एच पाइलोरी टेस्ट होता है जो कि ब्लड के द्वारा होता है कि एच पाइलोरी कहाँ पर है, किस रीजन में, गैस्ट्रिक में है या डिओडिनल में है, और अगर गैस्ट्रिक में भी है तो कहाँ है, फंडस में है, बॉडी में है, पाइलोरस में है, तो एच पाइलोरी का टेस्ट होता है। इमेजिंग टेस्ट, एक तो इमेजिंग इंडोस्कोपी से होती है वरना एमआरआई, सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड से भी इमेजिंग टेस्ट हो जाती है, यानी बाहर से उसकी इमेज पिक्चर खींचते हैं कि कहाँ पर किस लोकेशन पर घाव है। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक टेक्निक्स होती हैं जो इस्तेमाल करी जाती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, किसमें, अल्सर में, ठीक है। और देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि देयर इज नो इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ योगा ऑन दैट पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम एन अल्सर, ठीक है। यानी अगर कोई अल्सर से है तो उसमें योगा आपको आसन वासन बिल्कुल नहीं कराने, क्योंकि आप सोचिए उसको दर्द हो रहा है, घाव है, तो आपको कोई भी आसन शुरुआत में नहीं कराने हैं, ठीक है। एक आपको मैंने बताया था जब काकी मुद्रा लगा के आप प्राणायाम करते हो, क्योंकि मैंने आपको एक पॉइंट बताया था अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि एच पाइलोरी ऐसे एनवायरनमेंट में डेवलप होता है, मल्टीप्लाई होता है जहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, और अगर ऑक्सीजन कैसे भी करके पहुंचा दिया जाए तो एच पाइलोरी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम हो जाता है और एच पाइलोरी की डेथ हो जाती है। तो एच काकी मुद्रा जब हवा का पान करते हो तो हवा पेट में जाती है, और जब हवा पेट में जाती है तो अंदर के जलन को शांत करता है, अंदर की दाह को शांत करता है और एच पाइलोरी को डिस्ट्रॉय करने में ऑक्सीजन मदद करता है। तो ये सबसे बेस्ट होता है। इसके अलावा कुछ मुद्राएं हैं जिनका अभ्यास व्यक्ति अगर करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा इसमें तो केवल दवा ही है, इसमें आयुर्वेद की औषधि खाइए या मॉडर्न मेडिकल से, क्योंकि घाव है तो घाव को ठीक करने के लिए तो औषधियां ही उपयोग में लाई जाती हैं। तो आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियां हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ एक्यूप्रेशर में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इसके लिए बड़ी कामयाब होती हैं। अल्सर में टंग डायग्नोसिस के द्वारा वो चीजें करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो इसमें मतलब जैसे आप काकी मुद्रा का बोल रहे हो तो इसमें तो मतलब
प्राणायाम भी कर सकते हैं, सारी ये बिल्कुल कर सकते हैं। जो ऐसे प्राणायाम जो कम काकी मुद्रा लगा के मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो प्राणायाम करोगे तो यार सीधे पेट तक हवा देनी चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से आप करो। मतलब उदरीय श्वसन आपको करना है, सीधी सी बात है, यानी पेट में हवा का पान करना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, तो उससे ये इसमें बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। अगला पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण, कब्ज, मदर ऑफ ऑल डिजीज। ठीक है, इसको मदर ऑफ ऑल डिजीज कहा जाता है कॉन्स्टिपेशन को। ठीक है, और ये कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी बीमारी है जो बढ़ती उम्र के साथ होती है, और इंडियंस में तो 90% ये समस्या है। ठीक है, रिसर्च के अनुसार 90 to 95% कॉन्स्टिपेशन होता है, क्योंकि डाइट इतनी खतरनाक हो गई है। जो बाहर से आप खाना खा रहे हो, ला रहे हो, उसमें पेस्टिसाइड है, और आप कई सारी चीजें, मैदा वाली चीजें आप खाते हो, जंक फूड, फास्ट फूड व्यक्ति खा रहा है, पानी का इस्तेमाल कम कर रहा है व्यक्ति, पानी बहुत कम पी रहा है, लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है उसकी, लेट तक सोना, ठीक है, फिर लेट में सुबह उठना, एक्सरसाइज नहीं करना, ठीक है, और स्टूल पास प्रॉपर समय पर ना करना, तो उसकी वजह से वो समस्याएं हो जाती हैं। स्टूल यानी मल त्याग उसको बोलते हैं, डिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी समस्या है कि जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रॉपर काम नहीं करता और उसकी वजह से डिफिकेशन प्रॉपर नहीं होता है। ठीक है, तो जब डिफिकेशन प्रॉपर नहीं होता है तो जो मल होता है वो आपकी आंतों में ही रह जाता है, और आंतों में रह जाने पर सड़ने लगता है, और सड़ने की वजह से कई बीमारियां आ जाती हैं, तो उसको कहा जाता है कॉन्स्टिपेशन, उसको कहा जाता है कब्ज, उस स्थिति को। ठीक है, तो आप सोचिए, अगर देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए यहाँ पर पूरी पूरी तरीके से जो फीकल मैटर है वो यहाँ पर रुका हुआ है, वो निकल नहीं रहा है शरीर से, तो जब शरीर से निकलता नहीं है तो फिर कई सारी समस्याएं हो जाती हैं, सड़ने की वजह से इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, और फिर उसकी वजह से पाइल्स हो जाता है, कई बार उसकी वजह से अंदर की तरफ जो है अल्सर भी होने लगते हैं, कोलाइटिस हो जाती है, कॉलन्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एनल फीजर, हेमोराइड्स, मतलब क्या होता है कि जिसके कॉजेस बताए गए हैं, ये बीमारियों को आप हटा दीजिए। इन बीमारियों के अलावा हेमोराइड्स का मतलब ये होता है कि जो एनल कैनल होता है वहां पर किसी प्रकार के टिश्यू निकल आते हैं, कोई टिश्यू, किसी प्रकार का कोई दाना, कोई फोड़ा फुंसी, आप ये समझ सकते हो। लेकिन जो इसका मुख्य कारण है, जो इंडियंस में सबसे ज्यादा हो रहा है, वो 4-5 कारण है। एक तो क्या, पानी कम पीना। दूसरा क्या कारण इसका है कि रफेज, फाइबर का इस्तेमाल कम होना डाइट में। चौथा कारण क्या है, अधिक से अधिक मैदा वाली चीजें खाना। ठीक है, पांचवा कारण क्या है कि इसमें एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करना, और वेस्टर्न टॉयलेट वाला जो कल्चर आ गया, देखिए ये वाला कल्चर, इस कल्चर की वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि जब आप इंडियन स्टाइल में टॉयलेट करते हैं तो उसमें वस्ती मर्म और गुदा मर्म, दो मर्म पॉइंट होते हैं जो दबते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की बढ़ने की वजह से जो जमा हुआ फीकल मैटर होता है वो बाहर निकल आता है, और कब्ज नहीं होता है। लेकिन इस प्रकार का जो वेस्टर्न कल्चर की वजह से वो सारे मर्म प्रेस नहीं हो पाते हैं, और जिसकी वजह से ये समस्या रहती है और कॉन्स्टिपेशन का कारण बनती है। ठीक है, तो मैंने 4-5 कारण आपको गिना दिए हैं जो कब्ज के होते हैं। जो यहाँ पर कॉज मैंने गिनाए हैं ना, वही सारे पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, तो मैंने कारण आपको यहाँ पर बता दिए हैं। इसके साथ साथ और क्या क्या हो सकता है ना, मान लीजिए कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो क्या क्या हो सकता है। एनल फीजर हो सकता है, मतलब एनस के आसपास की टीनी टेयर्स, यानी आप ये कह सकते हो कि वहां पर दाने वगैरह निकल सकते हैं। ठीक है, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब जो आपकी आंतें हैं उनमें ब्लॉकेज हो सकता है। ठीक बात है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब मल जम जाता है तो ब्लॉक हो जाती है ये। ठीक है, और इसके साथ कई बार जब वो सड़ने लगता है, जो मल जमा हुआ है, तो कॉलन में कैंसर हो जाता है। कॉलन क्या, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स, इनको सबको कॉलन कहते हैं, तो इन कॉलन में कैंसर का कारण बन जाता है। इसके साथ साथ कॉलन नैरो हो जाती है, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि वहां पर अगर कुछ फंसा हुआ है, कुछ जमा हुआ है तो पतली हो जाएंगी। ठीक है, रेक्टल कैंसर, अगर वो चीज रेक्टम तक पहुंच गई तो रेक्टल कैंसर हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ रेक्टम बल्जी, फीमेल में क्या होता है, रेक्टल जो है प्रोलैप्स कर जाता है सर्विक्स की वॉल से। ठीक है, तो वो भी एक समस्या है जो यहाँ पर होती है कॉन्स्टिपेशन में। लेकिन ये सारी समस्याएं इतनी जल्दी नहीं होती, जब दशकों तक रहता है, दशकों से मतलब 10-10 साल तक जब किसी कॉन्स्टिपेशन हो, ठीक है, तब ये समस्या होती है। आजकल तो लोग 5-6 महीने में ही जान जाते हैं कि कॉन्स्टिपेशन है, तो हरण, बहेड़ा, आंवला, हरित की, विविध की, जो जो होती है ना, त्रिफला,
त्रिफला सबसे अच्छा होता है इसमें आयुर्वेद का। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो त्रिफला चूर्ण खाना चाहिए, सबसे बेस्ट है। उम्र बढ़ने के साथ समस्या होती है, विमेन में ज्यादा समस्या होती है, डिहाइड्रेशन की वजह से हो जाता है। अगर आप फाइबर कम ले रहे हैं तो समस्या और बढ़ जाएगी। अगर फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, यानी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं आप, व्यायाम योगा नहीं कर रहे हैं तो समस्या हो जाएगी। कई सारे ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वजह से समस्या और बढ़ सकती है। या फिर आपके ईटिंग डिसऑर्डर्स है, मतलब बहुत देर तक खाना, है ना। कुछ लोग होते हैं कि ऑफिस से आएंगे या अपनी बिजनेस कर रहे हैं, दुकान वुकान बंद करके पढ़ा करके आएंगे 10-11 बजे तक या 10 बजे तक, और फिर उनका खाना 11-12 बजे तक होता है। रात का जो डिनर होता है वो और एक्सटेंड होता है। फिर वो सोएंगे 1-2 बजे के आसपास, तो लाइफस्टाइल पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से उठने का भी समय वही होता है, तो फिर वो समस्याएं और बढ़ती रहती हैं, यानी कॉन्स्टिपेशन और ट्रिगर होता है। तो ये रिस्क फैक्टर हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिपेशन क्या है। मैंने पहले आपको सारे पॉइंट गिना दिए हैं, कॉन्स्टिपेशन क्या है, कॉन्स्टिपेशन के कारण क्या है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से लक्षण क्या क्या होंगे, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये मैंने अभी आपको पॉइंट बताए हैं, यहाँ पर जो पॉइंट लिखे ना वही सारे पॉइंट यहाँ पर रिपीट हुए हैं। हेमोराइड्स मतलब वेन्स जब स्वेल कर जाती हैं, मतलब अगर कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से और क्या क्या हो सकता है, तो एनस की वेन्स में सूजन हो जाना, एनल कैनल के आसपास दाने निकल आना, ठीक है, प्रॉपर स्टूल पास नहीं हो पाना, ठीक है, यानी जो मल है वो प्रॉपर नहीं पास हो पाता है। इसके साथ साथ रेक्टल प्रोलैप्स, मैंने अभी आपको बताया कि जो रेक्टम है वो सर्विक्स की वॉल से प्रोलैप्स करने लगता है बाहर निकल करके, ठीक है, तो वो समस्या होती है। तो ये जो गंभीर बीमारियां हैं, ये मैंने आपसे दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि दशकों तक जब रहता है कॉन्स्टिपेशन और उसका प्रॉपर इलाज नहीं होता है, तब ये समस्या और गंभीर हो जाती है, ठीक है, तब उनको कॉम्प्लिकेशन के रूप में यहाँ पर लिया जाता है। अब अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, तो क्या क्या टेस्ट, तो सबसे पहले तो ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है और स्टूल टेस्ट होता है, मल का भी टेस्ट होता है और ब्लड टेस्ट होता है। उसमें देखा जाता है क्या समस्या है। एक्सरे होता है, किस जगह पर है, असेंडिंग कॉलन में ज्यादा है, पास स्टूल है, रुका हुआ है, या डिसेंडिंग में है, या ट्रांसवर्स में है, तो ये। और एक सिग्मोइडोस्कोपी होती है, मतलब जैसे एंडोस्कोपी में रहता है कि ऐसे सिग्मोइड कॉलन की कैमरा इंसर्ट करके पिक्चर ली जाती है कि कहाँ पर क्या चीजें हैं, कहीं पर कैंसर तो नहीं हो रहा। मैंने आपसे कहा ना कि जब मल अंदर फंसा रहता है तो सड़ने की वजह से कैंसर हो जाता है, कोलन कैंसर, रेक्टल कैंसर, तो कैंसर किस लोकेशन पर डेवलप कर सकता है, तो ये सारी चीजें डायग्नोस्टिक्स के द्वारा, निदान के द्वारा क्लियर कर ली जाती हैं। तो ये कॉन्स्टिपेशन के निदान की टेक्निक होती है जो डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं। अब यौगिक मैनेजमेंट, आप बताइए कॉन्स्टिपेशन में क्या क्या करना चाहिए, तो बहुत आसान है। कब्ज में शंख का प्रक्षालन कर सकते हैं, शुद्ध क्रिया में शंख का प्रक्षालन, जो नमस्कार आसन, मलासन, PM2 का कर सकते हैं। ठीक है, लीजा आप, लीजा हाँ, दूसरा कोई बोले। सर गजासन आसन और स्वरों का मतलब ठीक है, माइक बंद करो, माइक बंद करो। अगला कोई बोले। पवन मुक्तासन। ठीक है, माइक बंद। अगला कोई बोले। सर इसमें 5 आसन करते हैं, खड़ासन, त्रियताड़ासन, कटी चक्रासन, मुद्राकर्षण और एक और होता है। और क्या हो सकता है? सूर्य नमस्कार भी दे सकते हैं सर। भंजन क्रिया भी कर सकते हैं सर, वो भी कर सकते हैं। मतलब कॉन्स्टिपेशन में तो आप समय समय पर वेरी कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। संघ प्रक्षालन कर सकते हैं सर। संघ प्रक्षालन कर सकते हैं, करवाते भी हैं, लेकिन प्रॉपर उसमें आपको गाइडेंस में करना होता है। कॉन्स्टिपेशन में संघ प्रक्षालन करते हैं, थोड़ा सा कुछ दिन बाद करते हैं, ठीक है, लेकिन गाइडेंस में करवाना पड़ता है। तुरंत नहीं करवा सकते कि बहुत ज्यादा अगर उनके अंदर मल है और फिर आप तुरंत करा दो तो समस्या हो सकती है, ठीक है, लेकिन हाँ, कॉन्स्टिपेशन में कुछ समय के बाद संघ प्रक्षालन करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। प्राणायाम वगैरह में भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे प्राणायाम आप इसमें करा सकते हैं। कई सारी मुद्रा देखे मैंने यहाँ पर लिखा है, संघ प्रक्षालन सबसे पहले लिखा हुआ है, वस्त्र धोती, वारिसार धोती, बहिष्कृत धोती, नौली क्रिया, मूल शोधन, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर। और जल और डाइट का इसमें बड़ा ध्यान देना पड़ता है। डाइट में आपको फाइबर वाली चीजें लेनी, मतलब जो भी चीज खाओ आप छिलके के साथ खाओ। जैसे अगर आप टमाटर खा रहे हो तो टमाटर का छिलका नहीं उतारना है, अगर आप सेब खा रहे हो तो सेब का छिलका नहीं उतारना है, ठीक है, मतलब जिन जिन का छिलका आप खा सकते हो
ठीक, उनका छिलके के साथ आपको खाना है, क्योंकि छिलके में होता है फाइबर, तो फाइबर चाहिए। पानी प्रॉपर आपको पीना है, और सुबह उठने के बाद गुनगुना पानी, ल्यूकवार्म वाटर विद सलाइन। ठीक है, मतलब आपको हल्का नमक डाल के ल्यूकवार्म, हल्का गुनगुना पानी आपको पीना चाहिए। ठीक है, और इसमें शिकंजी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, दिन में आप शिकंजी पी सकते हो। ठीक है, तो डाइट बड़ा ही इसमें भूमिका निभाती है। मैदा वाली जो चीजें वो नहीं खानी है। ठीक है, जितनी भी फास्ट फूड, जंक फूड, ऑयली चीजें हैं, प्रोटीन, मीट यानी मांस वाली जो चीजें होती हैं, ठीक है, फैट वाली चीजें, वो आपको मना होती है शुरुआत में। तो ये डाइट का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। आयुर्वेद में मैंने पहले भी आपको कहा, आमलकी, बिबिते, ठीक है, और त्रिफला का जो चूर्ण होता है, हरितकी, हरण, बहेड़ा और आंवला, इनका मिक्स करके त्रिफला का चूर्ण बनता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो सब बहुत अच्छा होता है। ठीक है? सर हाँ बोलो। एक चीज मैं बोलूं बोलो। जी, जो कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है वो स्ट्रेस वगैरह की वजह से भी तो हो सकता है। बिल्कुल होता है। अधिक तनाव लोगे, देखो कैसे होता है, अधिक तनाव लोगे, अधिक चिंता करोगे तो रात में सो नहीं पाओगे। ठीक है, रात में सो नहीं पाओगे तो सुबह लेट उठोगे, और जब सुबह लेट उठोगे तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 15वें दिन में आपको ये समस्या हो जाएगी। तो तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी सबसे बड़ा कारण है कॉन्स्टिपेशन का, सबसे बड़ा कारण है कॉन्स्टिपेशन का। ठीक है, तो इससे तो सर हम ऐसे प्रैक्टिस, ऐसे कुछ एक्सरसाइज करवा सकते हैं जो जहाँ पे हमारा मतलब जो ब्लड फ्लो है, ब्लड का जो फ्लो है वो ब्रेन की तरफ थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से जाए, जैसे ताड़ासन वगैरह ये सब कराएं, तो जिससे कि हमारा स्ट्रेस भी कम होगा, और तो कुछ मेडिटेशन प्रक्रिया, ब्रीदिंग प्रक्रिया, जाप वगैरह भी दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मेडिटेशन सबसे अच्छा होता है इसमें। ठीक है, तो मेडिटेशन, मन शांत रहेगा तो फिर, क्योंकि आपको पहले डायग्नोस करना है, केस स्टडी इसीलिए करी जाती है। जब आप उनसे पूछोगे कि आपको कोई मानसिक समस्या तो नहीं है, तो वो बोलेंगे हाँ हमको चिंता रहती है, ठीक है, या हमारे किसी प्रकार का कोई तनाव रहता है या कोई ट्रॉमा हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनको समस्या किस चीज की है। उसी प्रकार से आपको इलाज देना। अगर पता चले कि अच्छा स्ट्रेस वाली की वजह से है, तो फिर आपको मेडिटेशन पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, और अगर पता चले नहीं उनको मानसिक समस्या कोई नहीं है, तो फिर आपको प्रॉपर प्रोटोकॉल देना है। ठीक है जी, हाँ। मतलब अगली, सर पहले हाँ उनका बोलो। डायग्नोस करने के बाद उनको कुछ थेरेपी देना है कि किस कारण से हुआ, उसका निदान फिर उस हिसाब से, ऐसा? हाँ बिल्कुल, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर पूछता है ना, भाई साहब बताओ क्या समस्या है, कितने दिन से है, इससे पहले कोई और टेंशन तो नहीं ले रहे थे। पूरी केस स्टडी होती है, इसलिए तो बीएससी एमएससी में केस स्टडी पढ़ाई जाती है। आप लोग जहाँ से पढ़े होंगे वहां पर सिलेबस में केस स्टडी होती है प्रॉपर। ठीक है, उस केस स्टडी को पढ़ाया गया होगा बीएससी एमएससी में। ठीक है, वो बहुत जरूरी है, ना तो उसके बिना तो ज्ञान अधूरा है ये। ठीक, और अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। बिना केस स्टडी किए हुए आप कोई चीजें रिकमेंड नहीं करनी है। ठीक है, प्रॉपर उसके बारे में जानकारी रखनी है। अगले अगले हाँ बोलो। बस्ती नहीं आई सर, बस्ती चलने की बस्ती जो होती है, बस्ती करा सकते हैं, स्थल बस्ती, लेकिन बस्ती से ज्यादा है एनीमा। एनीमा आजकल ज्यादा इम्पोर्टेंट है नेचुरोपैथी में। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बस्ती सबसे होती नहीं है। आप अगर जल में बैठ करके आप ये बोलो नाभि पर्यंत जल को सक करना है, यौगिक एनीमा जिसको बोलते हैं, जिसको जल बस्ती कहते हैं, वो जल्दी कोई कर नहीं पाता कि अपने आप कैसे वो पानी चला जाएगा। और नेचुरोपैथी में क्या होता है कि वो इंसर्ट करके भी पानी पहुंचाते हैं, तो नेचुरोपैथी में ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है जी सर। चलिए, डायरिया की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अभी लास्ट में क्वेश्चन लेंगे, लास्ट में लेंगे क्वेश्चन। डायरिया की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। डायरिया का मतलब क्या है? लूज मोशन। अगर लंबे समय तक लूज मोशन रहे तो उसको डायरिया कहा जाता है। पतला एकदम लिक्विड, जब आपका फीकल मैटर बाउल मूवमेंट हो जाता है तो उसको, उस कंडीशन को डायरिया कहा जाता है। यानी लूज मोशन भी होंगे, ठीक है, कई बार स्टूल के साथ ब्लीडिंग भी आ सकती है, वोमिटिंग भी होगा, वेट लॉस भी होगा और दर्द भी होगा एब्डोमेन में। तो इतने सिम्टम्स जब होंगे, यानी पेट में दर्द होना, ठीक है, बार बार टॉयलेट आना, लूज मोशन होना, उल्टी जैसा महसूस होना या फिर उल्टी आ जाना, तो इन सारे सिम्टम्स को डायरिया कहा जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं डायरिया में, इस तरफ आप देखिए ये नॉर्मल है, लेफ्ट साइड में नॉर्मल है, राइट साइड में आप डायरिया की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पानी तक अब्सॉर्ब नहीं होता है। खाना तो छोड़ो, डायरिया में अब्सॉर्प्शन इतना धीरे हो जाता है, इतना धीरे हो जाता है कि जो आप पानी भी पीते हो वो भी अब्सॉर्ब नहीं होता, पानी सीधा वैसे निकलने लगता है। ठीक है, इसीलिए ऐसे पेशेंट को फिर इसमें ओआरएस वगैरह दिया जाता है कि अगर पानी पियो तो उसमें ओआरएस वगैरह डाल के पियो, क्योंकि वैसे पानी भी अब्सॉर्ब नहीं होगा। तो डायरिया की कंडीशन इतनी खतरनाक हो जाती है, और जब अवशोषित कुछ नहीं होता है तो शरीर तुरंत कमजोर हो जाता है, शरीर तुरंत पतला हो जाता है, और बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है डायरिया के पेशेंट में, अपने आप चल नहीं पाता है।
ठीक है, एक सहारे की आवश्यकता हो जाती है। तो डायरिया कई प्रकार का है, एक्यूट, परसिस्टेंट और क्रॉनिक। एक्यूट यानी कम समय के लिए 2-3 दिन तक अगर आपको लूज मोशन रहे, पेट में दर्द रहा और ठीक हो गए तो एक्यूट था, ठीक है। और फिर आपको 4 हफ्ते में 4 दिन तक रहा, और फिर अगले महीने के किसी हफ्ते में फिर 4 दिन तक रहा, फिर अगले महीने के किसी हफ्ते में 4 दिन तक रहा, मतलब हर महीने में 4-4, 5-5 दिन तक रहा, तो परसिस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट अलग होता है, परसिस्टेंट अलग होता है। जैसे आप 4 दिन अध्ययन करो, स्टडी करो, फिर 2 दिन ना करो, फिर 4 दिन स्टडी करो, फिर 4 दिन 10 दिन ना करो, फिर 4 दिन करो, फिर 15 दिन ना करो, तो परसिस्टेंट स्टडी है। कांस्टेंट स्टडी उसकी होती है जो रेगुलर स्टडी करता है। तो कांस्टेंट परसिस्टेंट में अंतर होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। क्रॉनिक इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। परसिस्टेंट का मतलब है तोड़ तोड़ के, क्रॉनिक इज इक्वल टू कांस्टेंट, जब लंबे समय तक रहे, रेगुलर रहे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्रॉनिक। और क्रॉनिक डायरिया में व्यक्ति बहुत तबीयत उसकी खराब हो जाती है, कमजोरी बहुत आ जाती है। तो ये समस्या जो होती है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है डायरिया में क्या क्या होता है। अब डायरिया मैंने आपको बता दिया ना कि पेन होता है, ब्लॉटिंग यानी पेट में कई बार गुड़गुड़ की आवाज आती है, वो उल्टी होती है, कई बार फीवर भी आ जाता है, और मैंने आपसे कहा स्टूल में यानी फीकल मैटर में ब्लड भी आ जाता है, म्यूकस रहता है स्टूल में, और बार बार टॉयलेट जैसी स्थिति आना, यानी फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट, फ्रीक्वेंट डिफिकेशन, बार बार टॉयलेट और पतला एकदम लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डायरिया। ये बीमारी भी सबको हो जाती है, लेकिन जो सबको होती है वो एक्यूट होती है, ठीक है, किसी न किसी समय में किसी न किसी को होती है। लेकिन कई बार हम डायरिया और इंडाइजेशन में अंतर नहीं, देखो इंडाइजेशन में भी लूज मोशन होता है, जो मैंने अपच पढ़ाया था उसमें भी ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ का लूज मोशन अलग है, यहाँ के लूज मोशन में हो सकता है ब्लीडिंग भी हो जाए, और कई बार क्या होता है कि वाटर तक भी डाइजेस्ट नहीं होता, इतना पतला होता है, ठीक है। इसके साथ साथ उल्टी तो निश्चित है, दर्द तो निश्चित है पेट में, और फीवर भी कई बार आ जाता है, ठीक है। तो डायरिया में और इंडाइजेशन में अंतर है, थोड़ा सा अंतर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो अंतर मैंने आपको यहाँ बता दिया है अभी, ठीक है। तो ये डायरिया होती है जो प्रॉपर एक बीमारी होती है जिसमें काफी कमजोरी शरीर में आ जाती है, ठीक है। इटियोलॉजी क्या है? अब इटियोलॉजी कई प्रकार का हो सकता है, जैसे सबसे बड़ा आजकल डायरिया का भी जो कारण बन रहा है वो तो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो है ही। मान लीजिए कि आपने प्रॉपर हाइजीन नहीं रखा है ना, आपका साफ सफाई अच्छा नहीं है, और आप कहीं से भी कुछ खाना वगैरह खा लेते हो, है ना, किसी भी रेडी ठेले पर गए और साफ सफाई नहीं दी, आपने भोजन कर लिया, डायरिया हो सकता है। सबसे बड़ा कारण होता है वो, क्योंकि बैक्टीरिया आते हैं उसके साथ में, वायरस आते हैं उसके साथ में, ठीक है। कई बार कोई दवाएं आप ले लेते हो, लैक्टोज इंटॉलरेंस, फ्रक्टोज इंटॉलरेंस, मतलब कई बार क्या होता है लोगों को दूध नहीं पचता है ना। कई बार क्या होता है लोगों को स्प्राउट यानी जो अंकुरित होता है वो नहीं पचता है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अंकुरित को उबाल करके खाते हैं, ठीक है। तो इस स्थिति को मान लो किसी को दूध नहीं पच रहा और आपने उसको दूध दे दिया, और इतना दे दिया कि उसको डायरिया हो गई। तो किसी को अंकुरित नहीं पच रहा है और आपने इसको अंकुरित खाने के लिए बोल दिया, कच्चा अंकुरित, ठीक है, तो उसको समस्या हो सकती है। सर्जरी हुई हो किसी प्रकार की पेट वगैरह में, सिजेरियन हुआ हो, और फिर जो डॉक्टर ने बोला हो कि ये डाइट नहीं खानी, परहेज करना है, तो गलती से आपने वही खा ली तो डायरिया हो जाती है। या फिर कोई अदर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जैसे अल्सर, ठीक है, जैसे इंडाइजेशन, जैसे इरोजिक गैस्ट्राइटिस, ये ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से डायरिया हो सकती है, ठीक है। तो ये इतने कारण हैं जो डायरिया को और ज्यादा बढ़ाते हैं, डायरिया को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको डायरिया यहाँ पर ध्यान रखना है कि डायरिया इतना होता है। डायरिया किसी को अगर है तो क्या क्या करवाना चाहिए बताइए। सर डायरिया में मकर आसन बहुत काम करता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, रिसर्च भी हुई है इस पे। और क्या हो सकता है? नाभि भी उसकी सेट कर सकते हैं सर। नाभि जब खिसकी होगी तब तो सेट करोगे, हाँ, लेकिन मसाज दे सकते हो आप। खिसकने से ही तो हो जाता है सर कभी कभी। तो जिनको होगा उनको करना है, सबके साथ ऐसा नहीं होता है। और आसन तो ज्यादा करवा नहीं सकते। बिल्कुल ठीक बात है, आसन ज्यादा नहीं कर पाएंगे तो कमजोरी शरीर में हो जाती है। प्राणायाम ही करवा सकते हैं। योग निद्रा, योग निद्रा है, प्राणायाम है, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर इनको शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है। अगली बीमारी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बीमारी है, माइक बंद कर लीजिए, ससराहट की आवाज आ रही है, माइक बंद कर लीजिए, किसका ऑन है माइक? हाँ, आप लोगों को बोलने के बाद माइक बंद करना होता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसको आईबीएस कहते हैं, ये भी एक बीमारी है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम,
जहां जहां पर भी सिंड्रोम आए उसका मतलब है कई सारी बीमारियों का एक साथ आना, यानी सिंड्रोम इज नॉट अ सिंगल डिजीज, अभी तो अ क्लस्टर ऑफ डिजीज और अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज इज नोन एज सिंड्रोम। मतलब कोई एक बीमारी सिंड्रोम नहीं है। सिंड्रोम तब कहेंगे जब कई सारी बीमारियों के लक्षण दिखने लगे हैं उस पेशेंट में। अगर किसी को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो उसको पेट में दर्द भी होगा, डायरिया भी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, ब्लॉटिंग भी हो सकती है, गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को साथ मिला करके आप कहेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ठीक है, आईबीएस का दूसरा नाम होता है, इसके 3 नाम हैं और एक तो आईबीएस बोलते हैं यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसके अतिरिक्त इसको बोलते हैं स्पास्टिक कॉलन, अगला नाम है इसका इरिटेबल कॉलन, फिर अगला नाम है इसका है म्यूकस कोलाइटिस या और इसका नाम है स्पास्टिक कोलाइटिस। यानी आईबीएस के 4 नाम हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, बिल्कुल रट लेना है। स्पास्टिक कॉलन या स्पास्टिक कोलाइटिस, इरिटेबल कॉलन और म्यूकस कोलाइटिस, ये सारे नाम सिर्फ और सिर्फ आईबीएस के ही हैं। एक बीमारी और होती है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, वो अलग चीज है, यानी आंतों में जब इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको बोलते हैं इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज आईबीडी, लेकिन ये है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आईबीएस, ये अलग चीज है और वो अलग चीज है, इसलिए मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, यानी सिंड्रोम तब कहेंगे जब कोई एक बीमारी नहीं हो, कई सारी बीमारियां एक साथ हो। तो इसमें कौन कौन सी बीमारियां आती हैं? इसमें आता है डायरिया, इसमें आती है एब्डोमिनल क्रैम्पिंग यानी दर्द, कॉन्स्टिपेशन और ब्लॉटिंग, ठीक, और गैस। अब आप कहोगे सर डायरिया कॉन्स्टिपेशन एक साथ कैसे हो सकता है? बिल्कुल ठीक बात है, जायज प्रश्न है, क्योंकि डायरिया में लूज मोशन होते हैं और कॉन्स्टिपेशन में तो मोशन ही नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आईबीएस के 2 क्लासिफिकेशन हो जाते हैं, एक को हम बोलते हैं आईबीएस डी और एक को हम बोलते हैं आईबीएस सी। आईबीएस डी अगर कहीं पर किसी रिपोर्ट में लिखा हो, आप डॉक्टर अगर कोई रिपोर्ट आपके दिखे, अगर वहां पर लिखा हो आईबीएस डी, इसका मतलब ये है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में डायरिया के लक्षण ज्यादा है। ठीक है, यानी लूज मोशन तो निश्चित रूप से उसको है, बाकी ब्लॉटिंग, गैस, क्रैम्पिंग तो है ही, लेकिन उसको स्पेसिफिकली डायरिया है, डायरिया की वजह से आईबीएस हुआ। और अगर किसी की रिपोर्ट में आईबीएस सी लिखा हो, इसका मतलब है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एसोसिएटेड विद कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्ज के साथ होने वाली आईबीएस। यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम तो है लेकिन कॉन्स्टिपेशन के लक्षण ज्यादा है, कब्ज के लक्षण ज्यादा है इसमें। ठीक है, तो 2 प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलता है, इसलिए पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो आगे तो नहीं लिखे हैं लेकिन आपको यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, क्योंकि डायरिया कॉन्स्टिपेशन कभी एक साथ किसी को दोनों नहीं होते हैं, इसीलिए 2 रिपोर्ट में अलग अलग कंडीशन आती हैं। ठीक है, आईबीएस डी या आईबीएस सी। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर किसी को एब्डोमिनल इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है तो फिर इतने सारे सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, ये देखिए एब्डोमिनल पेन होगा, एक्सेस गैस होगी, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, देखो बीच में लिखा है और का मतलब होता है अथवा, या तो डायरिया होगी या तो कॉन्स्टिपेशन होगा, कोई दोनों एक साथ नहीं होगा, एंड नहीं लिखा है यहाँ पर। अगर एंड होता तो इसका मतलब है दोनों चीजें होंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर डायरिया होगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन में तो लूज मोशन बिल्कुल नहीं हो रहा है, यानी कॉन्स्टिपेशन में तो डिफिकेशन हो ही नहीं रहा है, मल त्याग हो ही नहीं रहा है, और लूज और डायरिया में तो इतना हो रहा है कि पूछो ही मत। ये दोनों बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, बिल्कुल अपोजिट कंडीशन है, इसीलिए यहाँ पर आईबीएस डी और आईबीएस सी बताई गई है। ये बात क्लियर हो गई, यस या नो? जी सर। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं म्यूकस स्टूल, मतलब इतने सिम्टम्स तो होंगे ही होंगे किसी बीएस है तो। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो वही चीज यहाँ पर भी रिपीट हुए हैं, क्रैम्पिंग, पेन, ब्लॉटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, सारे सिम्टम्स वही रिपीट है यहाँ पर। ठीक है, फिर बाउल मूवमेंट के बाद पेन, दर्द कम हो जाता है। कई बार क्या होता है, दर्द होगा पेट में, लेकिन जैसे ही आप टॉयलेट करते हो उसके बाद दर्द कम हो जाता है, तो ये सिम्टम्स आईबीएस में होता है। ठीक है, फिर इसके बाद बाउल मूवमेंट आपका चेंज हो जाता है, मतलब क्या कि जो आपका जो डिफिकेशन प्रोसेस का जो टाइमिंग है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, और चेंज इन द वे योर स्टूल लुक, कई बार क्या होता है जब म्यूकस आ जाता है या जब ब्लड आ जाता है आपके फीकल मैटर में, उसका कलर जो नॉर्मली पेल येलो कलर का होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में। अगर उसके स्टूल में, उसके मल में म्यूकस ज्यादा है,
और वेटरी प्रोडक्ट ज्यादा है तो आप ये कहेंगे उसको डायरिया वाला आईबीएस है। और अगर उसके मल में मान लीजिए बहुत सूखा है और उसमें ब्लीडिंग हो रही है तो आप उसको बोलोगे कि वाटर कम है बिल्कुल और ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से आईबीएस है। ठीक है, तो ये लक्षण होते हैं जो आप डिफाइन करोगे कि ये डी वाला है या सी वाला है। क्या इसके कारण होते हैं? तो देखिए, मैं आपको कितना भी यहाँ पे बता दूं, सबसे बड़ा जो डाइजेस्टिव, कितने भी आप बीमारियां पढ़ लो डाइजेस्टिव में, लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स और आपके डाइट, आपकी थाली का हिस्सा, ये सबसे बड़ा कारण है आईबीएस का। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। एक मित्र था हमारा, वो जब विदेश गया, ठीक है, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, बाल्टिक कंट्रीज होती हैं, वहां पर भेजते हैं, तो वहां पर उसने जो है नॉनवेज ना खाना पड़े क्योंकि ज्यादा तक बाहरों में यही था, उसने मैगी रख लिया और सुबह शाम मैगी 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 मैगी, ठीक है, उसको आईबीएस हो गया था। आईबीएस हो गया उसको। नूडल्स खा रहा है, ठीक है, चाऊ चाऊ पाऊ पाऊ पता नहीं क्या क्या होते हैं, मोमोज वगैरह सब, आईबीएस हो गया उसको। 70 दिन तक उसको इलाज चला, 70 दिन तक, मतलब आप समझ सकते हो, 2-2.5 महीने तक इलाज चला। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है कि कई बार आपकी कुछ नहीं, आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए, कोई समस्या नहीं होगी, और आप सडनली टेस्ट कराओगे और आपको आईबीएस या कोई भी समस्या निकल आएगी। क्यों? धीरे धीरे कैसे हो गई है? सिर्फ आपकी ईटिंग हैबिट्स की वजह से। ठीक है, क्योंकि उससे बैक्टीरिया आते हैं, उससे कई बार आपका हार्मोन लेवल डिस्टर्ब होता है, कई बार आपका मूवमेंट जो कॉलन का होता है वो डिस्टर्ब होता है ना, मतलब जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसकी वजह से दर्द, पीड़ा और आपका जो इन्फ्लेमेशन और आपका जो इनडाइजेशन प्रोसेस वो सब बढ़ता है। उस वजह से ये सारी समस्याएं होती हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि सिंड्रोम जो है वो कोई एक बीमारी की वजह से नहीं आता, इसमें कई सारी बीमारियों की वजह से आईबीएस होता है, यानी कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, एक्सेस गैस फॉर्मेशन, ब्लॉटिंग, क्रैम्पिंग, ठीक है, यानी जलन, पेट में गड़गड़ाहट, पेट में दर्द, गैस बनना, इन सब की वजह से आईबीएस हो जाता है। ठीक है, इसमें देखिए शुरुआत में मैंने बहुत कम यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। ऐसा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि दो कंडीशन के हिसाब से प्रोटोकॉल आपको बनाना पड़ेगा कि उनको डी है या सी है। अगर डी है, मान लीजिए आईबीएस उनको डी है, तो फिर आपको आसन कम देने हैं उसमें, क्योंकि डायरिया में व्यक्ति कमजोर हो जाता है। और अगर आईबीएस सी है, कॉन्स्टिपेशन में है, तो फिर उनको आसन या सटकर्म या फिर आप चीजों को बढ़ा सकते हो। कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है, कॉन्स्टिपेशन को पहले कम करना है, कब्ज को कम करना है, तो उस हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, और वज्रासन जो मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ और आपने भी पढ़ा है, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात है नहीं। वज्रासन डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा, अगर आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं प्राप्त करनी है, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, तो अगर बीमारी हो जाए उसके बाद इलाज कराओ, इससे अच्छा है कि बीमारी हो ही ना। ठीक है, तो डाइजेशन को अच्छा रखने के लिए आप खाना खाने के बाद 10-15 मिनट वज्रासन में बैठ सकते हैं, वो आपके लिए काफी अच्छा रहता है। ठीक है, अगली एक बीमारी जो आती है उसको बोलते हैं कोलाइटिस। ठीक है, तो आप समझ गए। आप क्या इसमें और क्या करा सकते हो बताइए, आईबीएस में और क्या हो सकता है? डेली वॉकिंग, हाँ, वो जरूरी है। लाइफस्टाइल, देखिए लाइफस्टाइल तो बहुत, आपको सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफाई करानी है, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। जॉगिंग, वॉकिंग, सुबह उठना, जल्दी उठना, जल्दी खाना खा लेना, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इन सारी चीजों की वजह से व्यक्ति जो है स्वस्थ रहता है और उसको किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होती। अगली जो समस्या है, हाँ बोलो। सर अगर कॉन्स्टिपेशन वाला हो तो उसमें पवन मुक्त आसन सीरीज 2 करवा सकते हैं ना? बिल्कुल करवा सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन में मैंने जितना प्रोटोकॉल बताया था वो सारा करवा सकते हैं यहाँ पे, जो मैंने कब्ज के समय बताया था आपको। ठीक है, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। फिर यहाँ पर अगली समस्या आप देख रहे हैं, कोलाइटिस। कोलाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन इन योर कॉलन्स। कॉलन क्या होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन के जो ट्रांसवर्स पार्ट्स है। ठीक है, ट्रांसवर्स असेंडिंग, डिसेंडिंग, सिग्मॉइड एंड कोर्टिकॉइड। ठीक है, तो उसको कॉलन्स कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाए उन कॉलन्स की लेयर्स में, आपको पता है कॉलन में कुल कितनी लेयर होती है? कॉलन में हुँ? 3 पार्ट होते हैं सर उसके। कौन कौन से? डिसेंडिंग, असेंडिंग एंड ट्रांसवर्स। कितने कॉलन होते हैं पहले ये बताइए आप लोग, कितने कॉलन होते हैं?
चार कॉलन होते हैं सर। अच्छा, 4 होते हैं। कौन कौन से 4 होते हैं? और कोई बताएगा कितने होते हैं? 5 होते हैं सर। कौन कौन से 5 होते हैं? असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स, सिग्मॉइड और एनस उसमें नहीं लेंगे शायद। नहीं लेते। रेक्टम नहीं, वो कॉलन में नहीं आता है। ओके। 4 इंटेस्टाइन का हिस्सा होता है। ठीक है। सीक्वेंस क्या है कॉलन का? असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स और सिग्मॉइड। नहीं सर, असेंडिंग, ट्रांसवर्स। असेंडिंग और सिग्मॉइड। तो मैंने भी तो यही कहा, ATDS ये फॉर्मूला है, ATDS। ठीक है जी जी। हाँ, तो इतने सारे कॉलम्स होते हैं, उन कॉलम्स के जो लेयर्स होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उनको कोलाइटिस कहा जाता है। कई प्रकार के कोलाइटिस है, अल्सरेटिव है, स्यूडोमेम्ब्रेनियस है, इस्केमिक है, माइक्रोस्कोपिक है, एलर्जिक है। लेकिन आपको जो पढ़ना है वो आपके सिलेबस में अल्सरेटिव कोलाइटिस, पहला वाला जो है, यानी अल्सर की वजह से कॉलम्स में होने वाला इन्फ्लामेशन इज नोन एज अल्सरेटिव कोलाइटिस। और अल्सर क्या होता है? आंतों में घाव हो जाना या पेट में घाव हो जाना, उसको बोलते हैं अल्सर। और उसकी वजह से जब आंतों में या स्पेशली बड़ी आंत के कॉलम्स में जब सूजन हो जाती है, बर्निंग हो जाए, पेन हो, लॉस ऑफ फंक्शन हो, उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। और उस कंडीशन को कोलाइटिस कहा जाता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस। इतनी कहानी होती है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो कि एक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है। मैंने आपसे पहले भी कहा, इन्फ्लेमेटरी का मतलब है जब इन्फ्लेमेशन होना। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज अदर क्रॉस डिजीज। क्रॉस डिजीज एक ऐसी, क्रॉस डिजीज क्या होती है कौन बताएगा? लास्ट में आप मुझे देख कर भी कहीं से बता सकते हो, मैं तो बताऊंगा ही। अभी आप ऑटोइम्यून डिजीज होती है, ऑटोइम्यून डिजीज। हाँ, वेरी गुड, ऑटोइम्यून होती है। ठीक है, क्या हो सकती है? क्या होती है? हमारे जो शरीर की सेल्स होते हैं ना, वो हमारी बॉडी के ऊपर ही हमला कर देते हैं। उसको ऑटोइम्यून ही कहते हैं, वो मुझे पता है। लेकिन इसका एक्चुअली ये क्या होती है? क्रॉन्स कहाँ पर इफेक्ट करती है? सर हमारे स्टमक में होती है, ये पेट में। एग्जैक्ट बताइएगा। अभी लास्ट क्वेश्चन, लास्ट में आप देख के कहीं से गूगल भी कर सकते हो। देखिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस में 3 चीजें होती हैं, प्रोक्टोसिग्मोइडाइटिस, लेफ्ट साइड अल्सरेटिव कोलाइटिस और पेनकोलाइटिस। प्रोक्टोसिग्मोइडाइटिस का मतलब है कि सिग्मोइड के पोर्शन में, स्पेशली रेक्टम और लोअर जो पोर्शन होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन होना, क्योंकि सिग्मोइड के नीचे रेक्टम होता है। ठीक है, तो वहां तक इन्फ्लेमेशन होना है। उसके बाद अगर लेफ्ट साइड में हो, मतलब लेफ्ट साइड में मतलब क्या, आपके असेंडिंग में हो जाए, बाई तरफ असेंडिंग होती है। ठीक है, तो असेंडिंग में अगर हो, ठीक है, या फिर रेक्टम के बिगिनिंग में बाई तरफ, यानी सिग्मोइड के निचले हिस्से में बाई तरफ, समझ रहे हो? क्योंकि सिग्मोइड रेक्टम का हिस्सा मध्य में होता है, तो उसकी बाई तरफ अगर हो जाए। और तीसरा हिस्सा है पेनकोलाइटिस। पेनकोलाइटिस का मतलब है कहीं पर भी बड़ी आंत के किसी भी हिस्से में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं पेनकोलाइटिस। पैन का मतलब समझते हो? जैसे बोलते हैं ये जो हम मूवी रिलीज कर रहे हैं, ये मूवी पैन इंडिया रिलीज है, पैन इंडिया रिलीज। पैन इंडिया का मतलब पूरी इंडिया में ये मूवी चलेगी। तो यहाँ पर लिखा पैन कोलाइटिस, मतलब पैन का मतलब है पूरे कॉलम्स में कहीं पर भी हो सकता है, ये होता है पैन कोलाइटिस। ठीक है, जैसे जो नेशनल एग्जाम्स होते हैं पैन इंडिया होते हैं। ठीक है, जैसे यूपीएससी का एग्जाम ये पैन इंडिया एग्जाम है, लेकिन जो स्टेट के एग्जाम्स होते हैं वो अपने अपने स्टेट में होते हैं। जैसे यूजीसी नेट का एग्जाम, तो यूजीसी नेट का एग्जाम पैन इंडिया एग्जाम है, सारा एनटीए कराता है, यानी होल इंडिया में एक ही प्रकार का एग्जाम होता है जो सभी लोग फॉलो करते हैं। तो पैन इंडिया का मतलब है, या पैन चीजों का मतलब है पूरी तरीके से एक्सपेंशन और पूरी समान रूप से लागू होना। ये 3 चीजें होती हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। ये देखिए सबसे अच्छी पिक्चर है, बहुत क्लियर पिक्चर है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। ये देखो इस तरीके से अंदर होता है आंतों में, देखिए आंतों के अंदर की इमेजिंग है, देखिए कैसे सूजन हुई पड़ी है, कैसे लाल लाल एकदम रेडनेस हुआ है और कैसे छाले फफोले पड़े हुए हैं, उसको बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस इस कंडीशन को। ठीक है, और ये देखिए ट्रांसवर्स, ये असेंडिंग है, ये ट्रांसवर्स है, ये डिसेंडिंग है, और ये जो तिरछा वाला है ये है सिग्मोइड। ठीक है, तो यहाँ पर एक कट करके दिखाया गया है, तो इस कंडीशन को अल्सरेटिव कोलाइटिस कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर
होता है। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? दर्द, ब्लॉटिंग। सिम्टम्स लगभग समान ही रहते हैं, पेन होना, जलन होना, क्योंकि इन्फ्लामेशन है। अब इन्फ्लामेशन में क्या होगा? जलन होगी, दर्द होगा, सूजन होगी, वो अंग प्रॉपर काम नहीं करेगा, यही सारे सिम्टम्स होते हैं इन्फ्लामेशन में। तो वही सिम्टम्स यहाँ पर भी हैं। ठीक है, स्टूल यानी जो डिफेकेशन है, उसमें ब्लीडिंग हो सकती है, वो लूज मोशन हो सकता है, अपच हो सकता है, बुखार, वोमिटिंग हो सकती है। मतलब सिम्टम्स ना रटने के सिम्टम्स देखो कॉमन है। सिम्टम्स अगर आप एक बार एक बीमारी के समझ लोगे ना, तो आप लगभग चीजों को समझ जाओगे कि ये तो सारी चीजें लगभग सेम जैसे ही हो रही है, क्योंकि अब समस्या तो डाइजेस्टिव की है ना, तो डाइजेस्टिव में सिम्टम्स तो वही होंगे ना। अब बीमारी डाइजेस्टिव की है तो समस्या आपके हार्ट में थोड़ी होगी, आपके लंग्स का सिम्टम थोड़ी आएगा। ठीक है, लंग्स के, फेफड़ों के सिम्टम्स थोड़ी होंगे। तो अगर पेट की समस्या है या पूरे आंतों की समस्या है तो सिम्टम्स उसी से ही जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें। डायग्नोसिस क्या होता है? कोलोनोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी। अब स्कोपी समझ गए ना आप लोग कि कॉलम्स की पिक्चर। अब ये जैसे ये जो पिक्चर ली गई ना, ये कोलोनोस्कोपी से ली गई है, यानी कैमरा अंदर से इंसर्ट करके इतनी क्लियर पिक्चर कैमरा इंसर्ट करके अंदर से ही ली जा सकती है, क्योंकि अंदर की तरफ की पिक्चर है, ये बाहर से नहीं हो सकती। इतना अंदर की जानकारी कोलोनोस्कोपी से ही होता है। समझ रहे हैं ना आप? कोलोनोस्कोपी का एग्जांपल है कि अंदर से भीतरी हिस्से का फोटो खींचना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कोलोनोस्कोपी। ठीक है, ये चीज। स्टूल सैंपल्स, जो फीकल मैटर होता है, जो मल होता है, उसका सैंपल लेकर टेस्ट किया जाता है। एमआरआई होती है या सीटी स्कैन होता है या फिर अल्ट्रासाउंड, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ये होता है सीटी स्कैन, और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है एमआरआई। काफी हाईली चुंबकीय गुण होता है और उसके द्वारा, मशीन के द्वारा इसमें प्रॉपर किया जाता है एमआरआई, और 5-10 मिनट लगते हैं इसमें, लेकिन अच्छा रिजल्ट आता है, काफी अच्छा रिजल्ट आता है, 3D इमेज आ जाती है। ठीक है, तो वो चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब किसी को कोलाइटिस होता है ना, तो कोलाइटिस में अधिकतर उसको ये सूदिंग वाली चीजें देना है, मतलब प्राणायाम, या फिर आप ये कह सकते हो कि अगर उसको, कुछ लोग नेचुरोपैथी में एनीमा वगैरह भी कराते हैं। ठीक है, लेकिन वो दवा ठीक होने के बाद, हील होने के बाद, ऐसे पेशेंट को तुरंत कुछ नहीं कराना है। कुछ हमें अपनी योग की वास्तविकता को पता होना चाहिए। गंभीर समस्या में अगर आपको भी कोई गंभीर समस्या होती है तो आप तो इतना योग पढ़े हो, आप भी डॉक्टर के पास जाते हो, ये बिल्कुल कड़वा सच है। आपके माता पिता को, आपके दादा दादी को कोई समस्या हो जाती है ना, गंभीर समस्या, तो आप ये नहीं कहते हम योगा जानते हैं, आप योगा बैठो कराओ, आप तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके भागते हो। ठीक है ना, समझ रहे हो ना? तो योगा एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में होता है। ठीक है, योगा को गंभीर समस्या में तुरंत नहीं करवा देना है, वरना एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे, ऐसी तैसी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब कोई गंभीर समस्या होती है तो उसमें आपको उसी तरह से दिमाग से काम लेके काम करना है। अगर पहली बार उनको समस्या हुई तो तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाइए, और जब डॉक्टर उसकी रिपोर्ट देगा, उस रिपोर्ट के अनुसार पहले उनका दवा होना चाहिए, उपचार होना चाहिए, और अगर उनसे ठीक नहीं हो रहा है तब आप आयुर्वेद पे जाओ। आयुर्वेद से भी ठीक नहीं हो रहा तब आप उसका ऐड ऑन कर सकते हो, क्योंकि योगा एज ए कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी, योगा एज ए मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है, कंटेम्परेरी ट्रीटमेंट होता है योगा। पूरक चिकित्सा है, मुख्य चिकित्सा नहीं है। ये ध्यान रखिए, योगा को, आयुर्वेद को मुख्य चिकित्सा में महत्ता दी गई आयुष मंत्रालय ने, लेकिन योग को नहीं दिया है, योग को सहायक चिकित्सा के रूप में दिया गया है। ठीक है, यानी योग मुख्य ट्रीटमेंट, मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में कभी नहीं आता, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। ठीक है, योग एक सहायक प्रणाली है, मतलब अगर कोई नेचुरोपैथी, कोई फिजियोथेरेपी, कोई आयुर्वेद या कोई एलोपैथी का उपचार कर रहा है तो उसके साथ आप दे सकते हो, ना कि उसी के भरोसे आप ठीक हो जाओ। कोई गंभीर समस्या, किसी को अल्सर हो गया तो योगा से ठीक ही नहीं होगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो गया, उसको योगा करा लो, मर जाएगा, ठीक नहीं होगा, डॉक्टर दवा अगर नहीं खाएगा तो। ठीक है, तो योगा एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में, स्वस्थता से स्वास्थ्य रक्षण, तो गंभीर समस्याओं में आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है।